हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आपका क्लास 10 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे डिस्कशन अपना चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। उन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में वेरिएबल्स को लेट करना, वेरिएबल्स को लेट करके उनसे इक्वेशंस बनाना और इक्वेशंस बनने के बाद में फिर उनका सॉल्यूशन परफॉर्म करना। तो आज वापस से क्लास में कंटिन्यू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। और आज की क्लास के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो फॉर्मेट आपका पेपर में कंफर्म रिपीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज द प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A, another from B at the same point at the same time. दोनों जो कार है जो प्लेस A और B से स्टार्ट हो रही है वो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। If the car travel in the same direction at different speed, they meet in the 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in the 1 hours. What are the speed of the two cars? In the question, the statement there are the two cars, one at place A and other at place B. Both have the different speeds and the speed we have to calculate. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट दोनों कार की स्पीड को लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार at place A, let the speed of first car at place A be x kilometer per hour and speed of second car जो प्लेस B पे है, स्पीड ऑफ सेकंड कार एट प्लेस B y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चंस की लेंथ भी काफी ज्यादा है, अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स को कंप्लीट करते रहिएगा। जो प्लेस A पे कार है इसको मैंने फर्स्ट कार करके बोला है। स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एट प्लेस A be x किलोमीटर पर आवर and speed of the second car at place B y किलोमीटर पर आवर। A प्लेस पे कार का स्पीड x है, B प्लेस पे कार का स्पीड y है। केस फर्स्ट करके लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन में दोनों कार सेम डायरेक्शन में है और सेकंड कंडीशन में दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो प्लेसेस हैं, पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर करते हैं कि जो दोनों प्लेसेस आपको दे रखे हैं A और B, इनके बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर है। बेटा प्लेसेस A और प्लेसेस B के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो दोनों के स्पीड्स को आपने x और y किलोमीटर पर आवर लेट किया है। सेम टाइम पे वो स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट होके व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ये कंडीशन मैं बना रहा हूं फिगर में, व्हेन बोथ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन they will meet on the highway at particular point C after traveling the distance, after traveling 5 hours 5 hours तक ट्रैवल करने के बाद में जो कार प्लेस A से स्टार्ट हुआ है और जो कार प्लेस B से स्टार्ट हुआ है, they both will meet at highway at a point C। तो जो फर्स्ट कार है वो A से C तक का डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड x से, जो सेकंड कार है वो B से C तक का डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड y से। ये भी 5 आवर्स तक डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये भी 5 आवर्स तक ट्रैवल कर रहा है। तो इसके 5 आवर्स का x किलोमीटर पर आवर स्पीड से डिस्टेंस AC कैलकुलेट कर लेंगे, और जो सेकंड कार प्लेस B पे है जिसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है वो भी 5 आवर्स से ट्रैवल कर रहा है, तो उसका भी BC डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिगर में क्लियर है कि AC और BC डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो आपका हाईवे पे कितना है, 100 किलोमीटर है। तो केस फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, व्हेन बोथ कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। पहला कंडीशन ये है आपका, व्हेन बोथ कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, distance covered by first car in 5 hours। distance covered by first car in 5 hours, जो कि फिगर में A से C तक है। तो distance covered by the first car that is AC, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपका x है, टाइम आपका 5 है,
तो ये हो गया आपका 5x किलोमीटर। और ब्रैकेट में क्या रीजन लिख देंगे, d इज इक्वल टू s इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सेम कंडीशन, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ स्टैंडर्ड है क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, फर्स्ट कार प्लेस ए पे है, सेकंड कार प्लेस बी पे है, दोनों कार 5 आवर्स तक ट्रेवल कर रहे हैं। जो प्लेस ए पे है वो भी x स्पीड से 5 आवर तक ट्रेवल करेगा, जो प्लेस बी पे है वो भी y किलोमीटर पर आवर स्पीड से 5 आवर्स तक ट्रेवल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो मैंने ये मान के कंडीशन अप्लाई की है कि दोनों का ये सेम डायरेक्शन है जहां पे वो पॉइंट सी पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपका BC हो रहा है, जिसमें स्पीड आपका y है, टाइम आपका 5 है, तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो आपका है 5y किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जब इक्वेशन बनाने जा रहे हैं तो इक्वेशन फॉर्मेट में क्या बनेगा, इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या आपके सामने, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि नो डाउट ये स्पीड ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 आवर में, इसका स्पीड कम होगा तो ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे है हाईवे पे, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB होगा। तो एक्सप्रेशन में AC आपका 5x है, BC आपका 5y है और ये आपका 100 है। 5 से पूरा इक्वेशन अगर रिड्यूस करते हो तो आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू 20। दैट इज द केस फर्स्ट। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में कि केस फर्स्ट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में when both car travel in opposite direction, तो अगर कंडीशन सेकंड में दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे एक्सप्रेशन बनेगा, प्लेसेस A और B तो है, तो A और B में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है आपका, कितना 100 किलोमीटर हाईवे पे। लेकिन अब कंडीशन में क्या है, दोनों का सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली वो हाईवे पे किसी पॉइंट C पे आपको मिलेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका स्पीड ज्यादा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, इसका स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन दोनों कार एक दूसरे को कितने टाइम में मिल जाते हैं, 1 आवर। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, when both car travel in the opposite direction they will meet in 1 hour। तो 1 आवर का मतलब ये हो गया डिस्टेंस, फिर से वही लैंग्वेज आप फॉलो करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, क्योंकि इस बार दोनों 1 आवर में डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इन 1 आवर, एक्सप्रेशन आपका AC है, स्पीड आपका x है, 1 आवर है तो वो हो जाएगा आपका x किलोमीटर। ठीक है, एंड सेम कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 1 hour, that is BC, y into 1, that is the y किलोमीटर। तो AC आपका x किलोमीटर, BC आपका y किलोमीटर। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो दोनों मिलके AB डिस्टेंस के इक्वल आ रहे हैं इस वाला लाइन डायग्राम के अंदर। तो कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगा, AC plus BC is equal to AB। x किलोमीटर से 1 आवर में डिस्टेंस x है, आपने कैलकुलेट कर लिया, x into 1x, y into 1y। So equation second is x plus y is equal to 100. Equation number 2. First equation x minus y 20. Second equation x plus y 100. For calculation of x and y in the elimination method, we will solve by adding equation 1 and equation 2. Why we will add equation 1 and equation 2? Because in equation 1 y sign is minus and equation 2 y sign is plus. That's why we will add equation 1 and equation 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आपको ऐड करना है तो दोनों इक्वेशंस को वापस एक दूसरे के साथ लिख देंगे और एक दूसरे के साथ लिख के कंडीशन में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन था x minus y is equal to 20 और सेकंड इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एडिशन करने में साइन चेंज नहीं करना है, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। Put value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y इक्वल टू 40। therefore speed of car at place A is equal to, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है तो ये देखिए कंडीशन में आंसर भी उसी तरीके से आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकंड कंडीशन, स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी। प्लेस बी पे जो स्पीड ऑफ कार होगा, जो कार प्लेस बी पे है उसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? सो व्हेन फर्स्ट कंडीशन बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड सेकंड कंडीशन व्हेन बोथ कार ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड्स वी हैव टू कैलकुलेट, टाइम ड्यूरेशन इज गिवन, फिक्स डिस्टेंस है दोनों के बीच में 100 किलोमीटर। सो बाय टेकिंग ऑल दिस वैल्यू we form the equation and then further we simplify the equation. Okay, now let's start with the next question, second number question. The statement in the question is Ruhi travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. So in the question that it is the condition that Ruhi have to travel 300 kilometer distance partially by bus and partially by train. First statement, she takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by the bus. दो पार्ट्स में डिवाइड करना है क्वेश्चन में, ट्रेन और बस के लिए 60 किलोमीटर ट्रेन से, रिमेनिंग बस से, तो रिमेनिंग बस से आपको पता है 300 में से 60 को लेस करके रिमेनिंग बस से कितना कवर होगा 240 किलोमीटर एंड टाइम इज द 4 आवर्स। द सेकंड स्टेटमेंट, she travels 100 km by train and remaining by bus, then she takes 10 minutes longer। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको करना होगा कैसे, पहले 4 आवर्स लग रहा है, अब 4 आवर्स के कंपेयर में 10 मिनट्स लॉन्गर लगेगा, तो 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या बनेगा, 10 मिनट्स वी विल चेंज इनटू आवर्स, क्योंकि स्पीड आपको पता है किलोमीटर पर आवर में रहेगा, टाइम आपका आवर्स में है, तो जो 10 मिनट्स है उसको आवर्स में चेंज करके 4 आवर्स में ऐड कर देंगे। तो 10 मिनट्स का वैल्यू कितना बनेगा 10/60, दैट इज 1/6, तो उस 1/6 को 4 में ऐड करके और आपका सेकंड कंडीशन बन जाएगा। क्लियर? Now question is that find the speed of the train and speed of the bus separately. So first let the speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour. Okay, speed of train x kilometer per hour, speed of bus y kilometer per hour. Total distance covered is equal to 300 kilometer. इसमें कुछ क्वेश्चंस में ट्रेन से होगा, बाकी बस से होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्वेशन से बैलेंस करते हैं तो टाइम आपको दे रखा है कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने में टाइम आपका 4 आवर्स का लग रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो इक्वेशंस बैलेंस होगा वो इन टर्म्स ऑफ टाइम होगा कि ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है और बस से डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। जब उन दोनों इंडिविजुअल टाइम को कैलकुलेट करके प्लस करोगे तो वो इक्वेशन में किसके बैलेंस होगा 4 आवर्स के। अब बात ये है कि स्पीड है, डिस्टेंस है, सो हाउ टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे स्पीड और डिस्टेंस से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे आपको टाइम का फॉर्मूला यूज करना होगा, वो मैं यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो इक्वेशन बनाऊंगा उसमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसको बताइए ट्रेन से कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड कितना है x है, तो उसका टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड अननोन है तो एक्सप्रेशन तो ऐसे रहेगा ना 60 अपॉन x प्लस बस का टाइम, तो बस के टाइम के लिए बस का डिस्टेंस कितना होगा 240, क्वेश्चन नहीं दे रहा लेकिन वो अपने को पता है कि 300 और ये 60 है तो रिमेनिंग आपका 240 होगा। जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है 240, उसमें बस का स्पीड कितना है y है, सो टाइम टेकन बाय बस,
टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस, और दोनों कंडीशंस को मिला के जो टोटल टाइम है वो आपका 4 आवर्स है। दोनों कंडीशंस को मिला के जो आपका टोटल टाइम है वो आपका 4 आवर्स है। तो ये कंडीशन आपका एक्सप्रेशन इक्वेशन 1, एंड इन ब्रैकेट आई हैव रिटन t इज इक्वल टू d अपॉन s, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए रखे हैं पहले, जिसमें वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आते हैं तो उनको पहले रिड्यूस करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है इक्वेशंस में लाने के लिए। सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन का टाइम 100 अपॉन x, if 100 kilometer by train, then from 300 the remaining by bus is 200, speed is y. In both time, the time condition balanced by the condition that it will take 10 minutes longer. तो previous time में अगर 10 minutes longer लग रहा है तो condition में यही बनेगा, 10 minutes का time में conversion hours का कितना होगा 10/60, तो reduce करके 1/6, तो आई थिंक मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन में 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, 4 6 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन 6। मैंने यहाँ पे कोई एलसीएम और नहीं लिया है, एलसीएम के फॉर्मेट के लिए ही डायरेक्टली यहाँ पे अपॉन में 1 माना, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 हुआ, 6 4 24, 24 प्लस 1 25/6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्लियर पता चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर में बता दिए थे that equations reducible to linear equation form. Variable x and variable y is defined in the denominator of the expression. So first, to make a standard equation, to change the equation into the linear equation in two variable standard form, we have to let 1 upon x as a new variable u and 1 upon y as a new variable v. So after let the variable 1 upon x as u and the variable 1 upon y as v. So after letting from equation 1 and equation 2, तो अब देखिए लेट करने के बाद में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बनते हैं उस पे बात करते हैं। 1 अपॉन x u है, तो यहाँ पे 60 अपॉन x है, तो 60 तो होगा लेकिन 1 अपॉन x के प्लेस पे u हो गया, प्लस 240 1 अपॉन y के प्लेस पे v हो गया, इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में 100 अपॉन x, so 100 u plus 200 upon v, that is 200 v is equal to 25/6। अब इसको इरेज कर दिया, u और v के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन आपका। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो इक्वेशन 4 बनाने से पहले, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है, तो इस फ्रैक्शंस वैल्यू के सिंप्लीफिकेशंस के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 25, वैसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन का तरीका क्या है कि 25 के अपॉन में जो 6 है, तो 6 को मैं LHS में मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो LHS में मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करने पे कंडीशन क्या बन रहा है, 6 into 100 600 u, 6 into 200 1200 v is equal to 25, इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब ऐसे आपको ये कहता है कि जब कोई इक्वेशन किसी कॉमन वैल्यू से अगर कैंसिल हो रहा है इन LHS एंड RHS, तब आप उसको रिड्यूस करते हैं। तो वैसे तो 60 240 और 4 से रिड्यूस हो रहा था, और ये भी आपका 25 से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के रिड्यूस नहीं किया, उसका रीजन बताता हूं। देखिए बेटा, बेसिकली अपने को करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट्स को इक्वल और कोएफिशिएंट्स इक्वल के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो अगर आप इनको कॉमन फैक्टर से कैंसिल करके रिड्यूस भी करेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद भी जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपको किसी न किसी कॉमन फैक्टर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप रिड्यूस नहीं करते हैं और इन इक्वेशंस में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर रखते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 600 है और यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 60 है। तो कितना सिंपल होगा अगर आप बिना फैक्टर से रिड्यूस किए हुए अगर कैलकुलेशन करते हैं, और क्या करना होगा आपको, इक्वेशन 3 को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, बताइए u एलिमिनेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 60 है, 60 का 10 से मल्टीप्लाई करके 600 हो जाएगा, 600 से 600 का फैक्टर वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ सोच के कॉमन फैक्टर से रिड्यूस नहीं किया और उसी फॉर्म में रख के अब मेरा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल तरीके से चलेगा। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई
देखिए आप लोग भी समझ आएंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके बेटा, इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 शो कर देता हूँ और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम x, 4 में से नहीं, 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 into 10 600u, 240 into 10 2400v, 4 into 10 40, इक्वेशन 4 सेम रहेगा, 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन करना है, इन सब्ट्रैक्शंस वी हैव टू चेंज इन द साइन। आप देखिए कितना सिंपल है आपका, 600u से 600u कैंसिल हो गया, 2400 माइनस 1200, 1200v, 40 माइनस 20 15, v is equal to 15 upon 1200. Make it clear, it is not 1200 upon 15. Multiply 1200 will change into divide from 15 table, 15 1 ja 15, 15 8 ja 120। तो 15 की टेबल से 15 वन टाइम और 15 की टेबल से 128 टाइम होता है, 15 8 जा एंड 0 आ गया पीछे, तो 1 अपॉन 80, ये आ गया v का वैल्यू। ओके बेटा, v वैल्यू आपके पास में, v वैल्यू आपके पास में कितना है, 1 अपॉन 80। तो अभी देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन 3 आपके पास में क्या था, 60u प्लस 240, 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिए कि मैं, अब बात ये है कि v की वैल्यू को आइदर इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट करके u निकालना है, लेकिन इसमें भी एक्सप्रेशन अगर समझ के करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। v 1 अपॉन 80 है, तो अगर इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो ज्यादा एडवांटेज होगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पे 80 पुट करूंगा, 80 से 240 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया था। तो वापस आपको लिखा है समझाने के लिए कि वैसे तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ज्यादा इक्वेशन 3 में पुट करने पे होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। मैं 4 में नहीं, क्योंकि मेरे को तो आइडिया है, वो आइडिया मैंने आपको भी बता दिया, तो वो अब आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो वो आपकी चॉइस है। तो इसीलिए इक्वेशन 3 को रखा है बोर्ड पे एक बार, ताकि वैल्यू पुट करने में मेरे को इजी रहे। आपको इसको वापस नहीं लिखना है, आपको तो 60u प्लस 240 v का वैल्यू 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4, बस इसको लिखने के लिए ही इसको रखा था, ताकि इसको आपको वापस से नहीं लिखना है। कैलकुलेशन का रिड्यूस करते हैं तो कितना सिंपल है, 80 से 240 3 टाइम कट हो गया, 60u प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, 60u इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो गया, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 हो गया। अब u और v अगर दोनों कैलकुलेट कर लिया आपने, तो u और v दोनों कैलकुलेट होने के बाद में, देखिए बोर्ड पे रखा हूं ताकि वैल्यूज में कंफ्यूज नहीं हो मेरे को भी, u और v वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में, नाउ 1 अपॉन x एज u, तो 1 अपॉन x इक्वल टू u इज इक्वल टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कुछ भी बोल दीजिए, तो x का तो आंसर आ गया 60। 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल कुछ भी करने पे y का आंसर आ गया 80। क्या लेट किया था x और y, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस, देयरफॉर x आपका था स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, एंड द सेकंड कंडीशन, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पहले तो इक्वेशन बैलेंस करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइम का या डिस्टेंस का या स्पीड का कोई फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन समझ में भी आ जाता है, तो वो अप्लाई करने के बाद में वेरिएबल x और वेरिएबल y आपके डिनोमिनेटर में डिफाइंड होता है। अब वेरिएबल x और वेरिएबल y अगर डिनोमिनेटर में डिफाइंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस करने के लिए u और v लेट करना होगा, पहले इक्वेशंस u और v में बनेंगे, फिर उनके कोएफिशिएंट्स को देखते हुए किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस फॉलो करना होगा। Then we will calculate the value of u and v, and after finding the value of u and v,
again we are able to calculate the value of x and y. Then finally we calculated speed of train and speed of bus. तो पहले कहा था मैंने आपको कि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका भी कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन on your board. The question is, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. बहुत एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। 2 वुमेन है और 5 men, ग्रुप दे रखा आपको, उस ग्रुप में 2 वुमेन एंड 5 men है जो साथ में मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 3 वुमेन एंड 6 men can finish it in the 3 days. जैसे नंबर ऑफ वुमेन और मैन को चेंज किया तो नंबर ऑफ डेज की कंडीशन चेंज होगी, 4 के प्लेस पे 3 डेज में फिनिश हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखने से पहले, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आने से पहले एक सिंपल सा जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आप देखते हैं उसका क्या आंसर देते हैं, क्योंकि वो अगर क्लियर होगा तो ही आप इस क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई एक असाइनमेंट दिया गया, आपको कोई एक वर्क दिया गया और आप उसको 5 डेज में कंप्लीट करें, तो अगर वो आपका वर्क, आपका टास्क 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो क्या ऐसा कंसीडर किया जा सकता है क्या दैट इफ यू कंप्लीटिंग द वर्क इन 5 डेज, तो आप मेरे को ये बताइए कि आप 1 डे में कितना वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी वर्क को 5 डेज में पूरा फिनिश कर देते हो तो मतलब आपने एक दिन में कितना काम किया, हाउ मच वर्क यू कंप्लीटेड इन 1 डे। तो आई थिंक आपको ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर अगर 5 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो आई थिंक 1 डे में जो मेरा वर्क होगा फिनिश 1/5 होगा। 1 डे के बाद में सेकंड डे फिर 1/5 होगा, थर्ड डे फिर 1/5 होगा, फोर्थ डे फिर 1/5 वर्क करूंगा और फिफ्थ डे फिर 1/5 वर्क करूंगा। तो अगर कंटिन्यू 5 दिन, कंटिन्यू 5 डेज अगर मैं 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 वर्क अगर कंप्लीट करता हूं तो 5 डेज के बाद में मेरा वर्क कंप्लीट होके 5 into 1/5 दैट इज 1, क्योंकि 1 डे में अगर 1/5 वर्क हो रहा है तो 5 डे में 5 से मल्टीप्लाई होके 5 into 1/5 वर्क कंप्लीट हो गया। कंप्लीट वर्क इज दैट वैल्यू वर्क। ये होगा इस कंडीशन में बैलेंस करने का तरीका। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 5 डे में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में 1/5 वर्क कंप्लीट होगा। सो ईच डे इफ वी विल डू 1/5 1/5 1/5 तो डेफिनेटली 5 दिन के बाद में जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा उस कंप्लीट वर्क के वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर 5 डेज को हटा के, अगर 5 डेज को हटा के मैं आपको ये कंडीशन दे दूं क्या दैट इफ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क इन x डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x डे में आप अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, x डे में अगर आप अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं इसका मतलब 1 डे में आप कितना वर्क कर रहे हैं। x डे में अगर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, x डे के अंदर अगर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 डे में आप कितना वर्क कर रहे हैं, 1 डे में आप वर्क कर रहे हैं 1/x। और अगर आपके ग्रुप में जो दूसरे पर्सन है अगर वो y डे में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं मतलब वो 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं 1/5। तो इस क्वेश्चन का पहला कंडीशन यही है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है, 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, let the time taken by 1 woman alone, let the time taken by 1 woman alone to finish the work be x days and same language, time taken by 1 man alone to finish the work be y days। ये क्लियर हो गया आपको? आपने x डे में कंप्लीट किया, मैंने y डे में कंप्लीट किया, तो आपका 1 डे वर्क हो गया 1/x, मेरा 1 डे वर्क हो गया 1/y। ओके, अब अगर कंडीशन में मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इंडिविजुअल 1/x अगर 1 डे में वर्क कर रहे हो और आपके ग्रुप में अगर आप 2 बॉयज हैं, अगर आपके ग्रुप में आप 2 पर्सन हैं तो
आप भी 1/x करेंगे और आपके साथ जो दूसरा पर्सन है वो भी 1/x वर्क कंप्लीट करेगा, तो आप दोनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कर देंगे बता सकते हो स्टूडेंट्स? आप 1/x वर्क कंप्लीट कर रहे हो, जो आपके साथ में एक और है वो भी 1/x कंप्लीट कर रहा है, तो आप दोनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कर लोगे? तो आपका 1 डे वर्क और उसका 1 डे वर्क दोनों का प्लस कर दो, और या फिर दोनों के वर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप 2 पर्सन है। अगर आपके ग्रुप में 3 पर्सन है तो आपके जो 1 डे का वर्क है इंडिविजुअल, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों 1/x करोगे, तो या तो ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, 3 से एक ही बात है। अगर आप ग्रुप में 5 पर्सन है और अगर एक पर्सन 1/x वर्क कर रहा है, तो 5 पर्सन 1 डे के अंदर, मतलब सारी कंडीशन 1 डे के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है, 5 पर्सन 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 5 into 1/x। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे ये कहता हूं 1 वुमेन 1 डे वर्क, आप पहले तो ये बताइए ये कितना होगा? 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/x। और अगर आपसे ये कहता हूं 1 मैन 1 डे वर्क कितना होगा? 1/y। 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/x, 1 मैन 1 डे वर्क 1/y। अब आती है बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया तो लिखना बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो कुछ भी लिखना पॉसिबल नहीं है। पहले स्टेटमेंट के अंदर आराम से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ वुमेन कितने है क्वेश्चन में? 2 वुमेन। 1 वुमेन, सब बराबर काम कर रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं कर रहा। हर एक वुमेन x डे में अगर वर्क कंप्लीट कर रही है, मतलब हर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 वुमेन्स का ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 2 तो वुमेन्स है, तो 2 वुमेन का, एक वुमेन का 1 डे वर्क अगर 1/x है, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क आई थिंक अगर समझ में आ जाएगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल 1/x वर्क कंप्लीट कर रहे हो, आपके साथ आपका एक फ्रेंड और है जो भी 1/x वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो आप दोनों मिलकर कितना वर्क कंप्लीट कर लोगे एक दिन में? 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 2 into 1/x, जिसको मैंने लिखा है 2/x। इसी ग्रुप के अंदर एंड कितने नंबर ऑफ मैन है? मैन है आपके 5, तो 1 मैन 1 डे में 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 5 मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा? 5/5। ध्यान से सुनिएगा, 2/x आपको बताता है 2 वुमेन का 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम है। 5/5 बताता है इस ग्रुप के 5 मैन का 1 डे वर्क। दोनों साथ में मिलकर वर्क को करते हैं, तो दोनों साथ में मिलकर वर्क को कितने टाइम तक करते हैं? 4 दिन तक कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर एक दिन में आप 1/5 वर्क कंप्लीट करोगे, तो 5 दिन तक अगर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, तो आपके 1 डे वर्क को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वर्क फिनिश हो जाएगा। दैट इज वैल्यू 1, क्योंकि 5 into 1/5 1 होगा। कंप्लीट वर्क का पैसा वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 वुमेन का 1 डे वर्क, 2 वुमेन है ग्रुप में जो एक डे में 2/x वर्क करेगी, उसी ग्रुप में 5 मैन है जो 1 डे में 5/5 वर्क कंप्लीट करेंगे। तो डेली अगर इतना वर्क होगा दोनों मिला के, 2 वुमेन और 5 मैन मिला के अगर डेली इतना वर्क करेंगे फर्स्ट डे, फिर यही वर्क सेकंड डे, फिर यही वर्क थर्ड डे, और फिर यही वर्क अगर फोर्थ डे को करते हैं, तो कंटिन्यू इतना काम अगर 4 दिन तक करेंगे, कंटिन्यू ये वर्क अगर वो 4 दिन तक करते हैं, so they finish the work and they finish the work, that means that is equal to 1। एग्जांपल मेरे पास में तो वही है बेटा कि अगर आप इंडिविजुअल 1/5 वर्क कंप्लीट करते हो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, तो कंटिन्यू ये काम अगर आप 5 दिन तक करोगे, डेफिनेटली आपका वर्क फिनिश होगा, और वो फिनिश वर्क जब होगा तो इज इक्वल टू 1 ही आता है। ये एग्जांपल है, इसलिए ये कंडीशन में लिखा है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 कैसा आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 कैसा आ गया? 1 का मतलब दैट योर वर्क इज फिनिश्ड, योर वर्क इज फिनिश्ड, दैट इज द वैल्यू 1 इन द एक्सप्रेशन। जो फिनिश्ड वर्क है उसी का वैल्यू 1 है और कुछ भी नहीं है। एग्जांपल आपके सामने। अब आपके एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई कर लीजिए। 4 डे तक वर्क हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 4 into 2 8/x, 4 into 2 8/x, 4 into 5 20/y is equal to 1। तो अपॉन x और अपॉन y को लेके इक्वेशन नंबर 1 है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है क्वेश्चन का, नो डाउट है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन,
अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड करके सेकंड कंडीशन में कितने वुमेन है? 3 वुमेन। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि 1 वुमेन का 1 डे वर्क अगर 1/x है तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 1 मैन का 1 डे वर्क 1/y है तो इस ग्रुप में कितने मैन है? 6 मैन। तो 6 मैन का 1 डे वर्क 6/y होगा। दोनों मिलके ये वर्क कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। तो ऐसा करते करते वो कितने दिन में वर्क को फिनिश कर देते हैं? दे फिनिश द वर्क इन 3 डेज। मतलब पहले दिन भी यही काम किया, दूसरे दिन भी यही काम किया, तीसरे दिन भी यही काम किया। तो 3 दिन कंटिन्यू अगर उन्होंने ये काम किया, दोनों ने मिलके, जिसमें 3 वुमेन और 6 मैन है, अगर दोनों मिलके 3 दिन तक ये वर्क कंटिन्यू करते हैं तो वो वर्क को कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन ओपन द ब्रैकेट, 3 3 9 upon x, 6 3 18 upon y is equal to 1. Equation number second. To change the equation into the standard form of linear equation, again we will follow 1 upon x as u and 1 upon y as v. तो दोनों इक्वेशन में 1 upon x u और 1 upon y v ऐड करने के बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा 8 upon x था, 1 upon x को आपने u लेट किया, so it will become 8 upon u, 1 upon y को v लेट किया, it will become 20v is equal to 1, इक्वेशन 3। ओके, इसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर जब आप ये चेंज करते हैं, so it is your value 9u plus it is your value 18v is equal to 1, इक्वेशन नंबर 4। u को एलिमिनेट कर देते हैं। u को एलिमिनेट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 9। यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ, क्योंकि u को एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को 9 से, सेकंड को 8 से, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8 and subtracting them, okay, and subtracting them। तो अपर पार्ट इरेज करके ही लिख रहा हूं मैं आपको। चेंज करते आइए, इक्वेशन 3 को 9 से और इक्वेशन 4 को 8 से। 8 9 जा, अगर आप 8 9 जा करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में वैल्यू 72u आएगा। 20 into 9 180v, 1 into 9 9, अगेन 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72u, 18 8 जा 64, कैरी 6, 8 वजह 8 plus 6 40, that is the value 144v। कंफर्म कर लेते हैं बेटा, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 8 जा 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 plus 6 40, 144v is equal to 1 8 जा 8। ओके, सब्ट्रैक्शंस करना है तो सब्ट्रैक्शंस के लिए आपको साइन में चेंज करना होगा। 72u से 72u कैंसिल हो गया, 180 minus 144, 10 minus 4 6, 7 minus 4 3, 36v is equal to 1, 36v is equal to 1, so v is equal to 1 upon 36। x निकालेंगे वापस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से वही इंपॉर्टेंट बात कि v की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 3 को मैंने इरेज कर दिया, इक्वेशन 4 को क्यों रखा है? क्योंकि इक्वेशन 4 में v के साथ कोएफिशिएंट 18 है, तो किसमें इजी रहेगा? एडवांटेज किसमें है? उसमें भी करेंगे तो फ्रैक्शन में रिड्यूस करके आएगा तो आंसर u का भी, लेकिन इजी किसमें है? इक्वेशन 4 में पुट करना। सो व्हाट आई विल राइट, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था पुट किसमें भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये कीजिए कि किसमें वैल्यू पुट करने पे सिंपल तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। तो आपके पास में 9u plus 18, v value 1 upon 36 is equal to 1। Now reduce the expression from 18 to 36 2 time, so what is the value? 9u is equal to 1 minus, ये तो 1 टाइम हो गया तो सिर्फ 1/2 बचा, तो मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है एलसीएम की, इतना तो आपको पता ही है, 1 में से हाफ जाता है तो हाफ ही बचता है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ जाएगा। यहाँ डिवाइड में ऑलरेडी 2 है, 9 मल्टीप्लाई भी जब डिवाइड में आता है तो आपको पता होगा अगर ऑलरेडी 2 है और इसके साथ 9 को भी डिवाइड में लाना है, कई बच्चे फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में मत लिखा करो, उससे ज्यादा बेटर ये है कि 1/2 तो है, 2 तो डिवाइड में है ही पहले से, यहाँ 9 मल्टीप्लाई जब डिवाइड में आएगा
तो वो ऑलरेडी जो डिवाइड में उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, सो u वैल्यू इज 1/18। अब u और v का वैल्यू आ गया, तो u और v के वैल्यू से वापस x और y कैलकुलेट कर दीजिए। नाउ 1/x u 1/x is equal to 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई x is equal to 18, 1/y is equal to v, 1/y is equal to 36, क्रॉस मल्टीप्लाई y equal to 36, x value 18, y value 36, therefore one woman alone finished the work in 18 days. One woman alone finished the work in 18 days, and one man alone finished the work in 36 days. मतलब जो ये वर्क कंप्लीट हो रहा है, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ मैन और वुमेन मिलके वर्क को 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज वर्क करके कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी वर्क को one woman finished the work in individual 18 days and one man alone finished the work in 36 days. तो ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ we will meet in the next class. Till then, take care. Thank you, students.